हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन। इससे पहले यूनिट नंबर 4 में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन हम कंप्लीट कर चुके हैं और इस यूनिट के अंदर हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको यूनिट नंबर 5 का जो हमारा कंप्लीट सिलेबस है वो एक बार आपको बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे। तो अभी केवल मैं आपको टॉपिक के नाम बता रहा हूं, जब हम टॉपिक को पढ़ेंगे उस समय उसको डिटेल में उसकी बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर हम टॉपिक पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, है ना। यहां पर हम थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेंगे कि एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होता क्या है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में यहां पर पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला। ये दोनों ही अलग अलग मेथड है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेलर एंड लॉरेंस सीरीज, सिंगुलैरिटीज एंड इट्स क्लासिफिकेशन, जीरोस ऑफ एनालिटिक फंक्शन, रेजिड्यू एंड कॉची रेजिड्यू थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है यूनिट नंबर 5 का, जिसको हमें 1 बाय 1 करके पढ़ना है। ठीक है, तो सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंप्लीट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 दोनों यूनिट आसान है और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। यहां पर आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं क्योंकि पहले के कंपैरिजन में ये यूनिट छोटे भी हैं और आसान भी हैं। अब लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो गेटवे क्लासेस का ऐप है, गेटवे क्लासेस ऐप पर बीटेक सेकंड सेम के सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, पीपीएस, एफएमई, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो ये सभी कोर्सेज आपको गेटवे क्लासेस ऐप पर अवेलेबल हैं। आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं क्योंकि इस समय गेटवे क्लासेस ऐप पर जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं सभी पे इस समय बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है। तो आप गेटवे क्लासेस ऐप पर जाकर के ये ऑफर चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, यूनिट नंबर 5 का पहला टॉपिक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो यहां पर पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होता क्या है, फिर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, ये हमें यहां पर सीखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं रियल इंटीग्रेशन की। रियल इंटीग्रेशन मतलब देखिए, अभी तक जो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है, आप जैसे कि क्लास 12 में भी इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, है ना। मैथमेटिक्स 1 में भी आप इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं और मैथमेटिक्स 2 में भी पहली 4 यूनिट में हमने बहुत इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी तक जो हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे वो रियल इंटीग्रेशन था। कैसा इंटीग्रेशन था? रियल। देखो रियल इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो हमारे वेरिएबल होते हैं वो रियल होते हैं। जैसे यहां पर ये fx है, fx क्या है? x का एक फंक्शन है और x क्या है? यहां पर रियल वेरिएबल है। तो fx एक रियल वेरिएबल का फंक्शन है। तो ऐसा इंटीग्रेशन जहां पर वेरिएबल रियल हो उस इंटीग्रेशन को हम क्या कहते हैं? रियल इंटीग्रेशन कहते हैं। और यहां पर जो लिमिट होती है वो भी क्या होती है? जनरली रियल लिमिट ही होती है। दूसरा, यहां पर जो रियल इंटीग्रेशन है, देखिए क्या लिखा है, इन केस ऑफ रियल वेरिएबल द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन का जो पाथ है इज ऑलवेज अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। देखिए इसकी जो लिमिट है, इसका मतलब ये कि हमें इस इंटीग्रेशन को x इक्वल टू a से लेकर के x इक्वल टू b तक करना है और x इक्वल टू a से लेकर के b तक का जो पाथ है वो पाथ आपका फिक्स है। क्या है? फिक्स है, यानी कि यहां पर हमें अलग अलग पाथ नहीं लेने होते। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की। देखिए यहां पर ही डिफरेंस आ जाता है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में। ये हमारा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है। अब इसको जरा ध्यान से ध्यान देंगे अगर आप लोग, तो देखो यहां पर क्या है, यहां पर जेड आ रहा है और आप सब जानते हैं कि जेड क्या होता है? जेड एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर जो वेरिएबल होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, रियल वेरिएबल नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होगा। तो यहां पर एफ जेड क्या है? ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन है। और देखो यहां पर जो लिमिट है z1 से z2, ये भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ही है या कॉम्प्लेक्स नंबर है। भाई z1 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और क्या है, उस पर जरा ध्यान दीजिए। जो रियल इंटीग्रेशन होता है वो x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक है और रियल एक्सिस के अलाउंगे एक्स एक्सिस के अलाउंगे, यानी कि वहां पर पाथ फिक्स है, यहां पर पाथ फिक्स नहीं है। ये इंटीग्रेशन आपको z1 से लेकर के z2 तक करना है और z1 से z2 का कोई पाथ फिक्स नहीं है। z1 और z2 के बीच में इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं। यही यहां पर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में डिफरेंस है रियल इंटीग्रेशन से। एक तो वेरिएबल का डिफरेंस है कि वहां पर रियल वेरिएबल होंगे, यहां पर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होंगे। दूसरा, यहां पर पाथ फिक्स नहीं होगा, यहां पर इनफाइनाइट पाथ है।
Z1 से Z2 तक कितने पाथ है? इनफाइनाइट पाथ है। तो देखिए क्या लिखा है, बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, अगर इंटीग्रेशन में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आ जाता है, द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन कैन बी अलोंग एनी कर्व। तो हमारा जो इंटीग्रेशन का पाथ है वो किसी भी कर्व के अलोंग हो सकता है, Z1 से लेकर के Z2 तक, ठीक है ना, Z1 से लेकर के Z2 तक। अब यहां पर दो चीजें आती हैं। देखिए अगर हमें Z1 से Z2 तक जाना है तो हमारे पास इनफाइनाइट पाथ है। अब अगर इनफाइनाइट पाथ है तो इसका मतलब ये पाथ हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे। अब ऐसा तो नहीं ना कि हम इनफाइनाइट पाथ के अलोंग कैलकुलेट करेंगे, तो जिस पाथ के अलोंग भी आपको इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना होगा वो पाथ आपको क्वेश्चंस के अंदर गिवन होगा। इसको थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे चल के डिटेल में एक बार समझ लेते हैं। देखिए यहां पर ये हमारा इंटीग्रेशन है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है। जो एफ जेड है ये क्या है? एफ जेड हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन है या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। कहां से कहां तक करना है? Z1 से लेकर के Z2 तक। अब इसको जरा Z1 और Z2 को ध्यान से समझते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। देखिए Z1 से Z2 तक इंटीग्रेशन करना है और Z1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यहां पर इन दोनों को जरा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले लोअर लिमिट, देखिए इसमें दो लिमिट है, Z1 लोअर लिमिट, Z2 अपर लिमिट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं लोअर लिमिट की, लोअर लिमिट। अब जरा इस लिमिट को ध्यान से देखें। लोअर लिमिट है क्या? Z1 है। क्या है? Z1। लोअर लिमिट हमारी Z1। Z1 जैसा कि मैंने बताया एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें रियल पार्ट भी होगा, इमेजिनरी पार्ट भी होगा। मान लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा a प्लस आयोटा b है, तो देखो इसका a रियल पार्ट है, b इमेजिनरी पार्ट है। और जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे जेड प्लेन के ऊपर, जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मार्क करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? देखिए एक्स कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा a और y कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा b। ये आप पहले से जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो इसको ग्राफ पे जब प्लॉट करते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? x कॉमा y हो जाता है। तो यहां पर इसका कोऑर्डिनेट a कॉमा b हो गया। इसका मतलब ये हो गया इस इंटीग्रेशन की जो लोअर लिमिट है वो a कॉमा b है। क्या है? a कॉमा b। क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू गिवन होगी। अब हम चलते हैं अपर लिमिट पे। देखिए अपर लिमिट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ में अगर आपको आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन रियल इंटीग्रेशन से भी ज्यादा आसान होता है। चलिए अब यहां पर आ जाते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट है हमारे पास Z2। कितनी है? Z2। Z2 इसको मैं मान लेता हूं c प्लस आयोटा डी, c रियल पार्ट, d इमेजिनरी पार्ट। तो यहां पर इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो देखिए इसको जब हम जेड प्लेन पे मार्क करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा c कॉमा d। इसका मतलब यह हुआ कि इस इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट a कॉमा b है, अपर लिमिट c कॉमा d है। अब अगर यहां पर मैं बात करूं कि x कोऑर्डिनेट की, तो देखो इसमें x कोऑर्डिनेट a है, इसमें x कोऑर्डिनेट c है, इसमें y कोऑर्डिनेट b है, इसमें y कोऑर्डिनेट d है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे चल के इसको और थोड़ा सा समझते हैं। ध्यान दीजिए जरा। सबसे पहले हम बात करते हैं हमें कहां से कहां तक जाना, Z1 से Z2 तक। हमको इसको इंटीग्रेट करना Z1 से Z2। मान लेता हूं कि Z1 पॉइंट यहां पर है, ये हमारा है Z1 और Z1 के कोऑर्डिनेट क्या है? a कॉमा b। और हमें Z1 से Z2 जाना है, मान लेते हैं Z2 यहां पर है और Z2 के कोऑर्डिनेट है c कॉमा d। तो मुझे इसको Z1 से लेकर के Z2 तक इंटीग्रेट करना है, किसको? fz फंक्शन को। तो यहां पर यहां से यहां तक जाने के हमारे पास इनफाइनाइट पाथ है। इनफाइनाइट क्यों है? क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन के थ्रू भी जा सकते हैं, आप स्ट्रेट लाइन के थ्रू भी जा सकते हैं और आप किसी और कर्व के अलोंग भी जा सकते हैं, जैसे आप ऐसे चले गए या फिर ऐसे चले गए। इस तरह से आपके इनफाइनाइट पाथ हो जाते हैं Z1 से Z2 तक जाने के लिए। कितने पाथ हैं? इनफाइनाइट पाथ। तो एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करेंगे हम यहां पर, उसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को हम कन्वर्ट कर देंगे रियल इंटीग्रेशन में, और रियल इंटीग्रेशन हमें आता ही है। कैसे कन्वर्ट होगा रियल में, अब जरा ध्यान देना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो Z1 और Z2 है ना, Z1 और Z2 जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है उसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। जब आप इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो देखो x की लिमिट हो जाएगी a से लेके c और y की लिमिट हो जाएगी b से लेके d। तो हमारे पास z की लिमिट कन्वर्ट होगी x और y की लिमिट में। अब क्वेश्चन में x की लिमिट लगाना है या y की लिमिट लगाना है ये भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो पहले यहां ध्यान दीजिए, जो x की लिमिट है वो a से लेके c है और y की लिमिट b से लेकर के d है। अब आगे देखो आगे क्या करना है। अब सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं
कि ये जो डी जेड है, देखो एफ जेड, सबसे पहले एफ जेड को यहां पर ध्यान दीजिए, जो एफ जेड है, एफ जेड की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, एफ जेड की जगह पर आप पुट कर सकते हैं यू प्लस आयोटा वी। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एफ जेड क्या है, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन है जिसको हम यू प्लस आयोटा वी लिख सकते हैं, और यू और वी क्या है, एक्स और वाई के फंक्शन है, एक्स और वाई के फंक्शन है। यानी कि हम एफ जेड को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, u प्लस आयोटा वी से, और आप सब जानते हैं कि u और v x और y का फंक्शन है। यानी कि यहां पर एफ जेड की जगह पर आपको एक x और y का फंक्शन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, x और y का फंक्शन आपको यहां पर मिल जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, वेयर एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। तो जनरली ज्यादातर क्वेश्चन में आपको एफ जेड की वैल्यू ऑलरेडी एक्स और वाई की फॉर्म में दी होगी, जहां नहीं दी होगी हम उसको एक्स और वाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आगे चलते हैं, यहां पर चलिए, अब अगर यहां पर कहीं जेड आएगा, मान लीजिए आपका एफ जेड है, जेड की फॉर्म में दे रखा, तो जेड आप जानते हैं जेड क्या होता है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये जेड की वैल्यू है। अब जेड तो ठीक है, चलिए हम यहां पर देखो, ध्यान देना एक एक पॉइंट पे, ये सारे सब्स्टिट्यूशन हमें करने होंगे क्वेश्चन में, है ना। चलिए जेड की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहां पर डी जेड भी है, डी जेड को कैसे रिप्लेस करेंगे जरा ध्यान देना। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे मिलेगा डी जेड इक्वल टू डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, ये मुझे मिल जाएगा, ये मेरे डी जेड की वैल्यू है। तो यहां पर मैं डी जेड के प्लेस पर इसको पुट करूंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि यहां पर dx भी आ रहा और dy भी आ रहा, दो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गए। हम इंटीग्रेट तो तभी कर पाएंगे जब हमारे पास एक ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, या तो dx हो या dy हो। इसका मतलब मुझे या तो यहां से dx को हटाना पड़ेगा या dy को हटाना पड़ेगा, किसी एक को तो हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, है ना। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, नाउ यूजिंग पाथ, यूजिंग गिवन पाथ। अब आप यहां पर गिवन पाथ का यूज करेंगे, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में आपको पाथ गिवन होगा। पाथ क्या होगा, गिवन होगा। आप यहां पर पाथ का यूज करके क्या करेंगे, मान लीजिए आपको कोई पाथ गिवन है, आप उस पाथ को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि पाथ अगर गिवन होगा तो एक्स वाई की फॉर्म में गिवन होगा, और उस पाथ का यूज करके आप क्या करेंगे, यहां से dx और dy में रिलेशन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, dy और dx में क्या आ जाएगी, एक रिलेशन आ जाएगी डिफरेंशिएट करके। क्वेश्चन में समझाऊंगा कैसे आएगी। तो यानी कि यहां पर आप पाथ का यूज करेंगे और पाथ का यूज करके dx और dy के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, और जो रिलेशन आपकी आएगी उसको यहां पुट कर देंगे। या तो आप dx की जगह पर dy पुट कर देंगे, या dy के प्लेस पर dx पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे ये क्वेश्चन में समझ में आएगा। चलिए इतना काम हमने कर लिया, z के प्लेस पे आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई, dz के प्लेस पे आ जाएगा dx प्लस आयोटा dy, और इनमें से दो में से किसी एक को हम हटा देंगे यूजिंग गिवन पाथ, यूजिंग गिवन पाथ। ठीक है ना, तो या तो dx को रिप्लेस कर देंगे या dy को रिप्लेस कर देंगे यूजिंग गिवन पाथ। चलिए इसके बाद हमने पाथ का भी यूज कर लिया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, पाथ का यूज हमने कर लिया है। अब यहां पर और क्या हमारे पास बचा है, देखो z1 से z2 हम जा रहे हैं, ठीक, लिमिट हमारी x1 से x2। अब देखो यहां पर इसके बाद क्या करना है आपको, जब आपने ये सारा सब्स्टिट्यूशन कर दिया, सारा सब्स्टिट्यूशन करने के बाद उसके बाद आप लास्ट में क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, सपोज मानिए आपने यहां पर dy को हटा दिया और यहां dx आ गया, तो इसका मतलब dz की जगह पर dx आ गया। तो अब इंटीग्रेशन में आप क्या करेंगे, जहां पर y आ रहा होगा आप y को भी x से रिप्लेस कर देंगे। यानी कि पूरा का पूरा इंटीग्रेशन या तो आप x में कन्वर्ट कर देंगे या y में कन्वर्ट कर देंगे, बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही आपका इंटीग्रेशन x या y में कन्वर्ट होगा, आपने अगर x में कन्वर्ट कर दिया तो यहां पर आप x की लिमिट लगाएंगे। x की लिमिट क्या होगी, a से लेके c तक। और अगर आपने पूरा इंटीग्रेशन y में कन्वर्ट कर दिया तो फिर आप y की लिमिट लगाएंगे, और y की लिमिट होगी b से लेकर के d। अब ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सभी बातें मैं एक क्वेश्चन में अप्लाई करके आपको दिखाता हूं, तो बहुत ही आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास आगे, देखिए क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट, आपको ये इंटीग्रल इवेल्युएट करना है अलोंग द पाथ। दो पाथ आपको दे रखे, एक y इक्वल टू एक्स और एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले देखो यहां पर लिमिट क्या है, लिमिट पे जरा ध्यान देते हैं। देखिए लिमिट को अगर मैं देखूं तो यहां पर मेरे पास लोअर लिमिट, देखिए लोअर लिमिट क्या है, ध्यान से समझना एक बार, है ना, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं, ठीक, ध्यान से सुने। लोअर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट 0 है। इसका मतलब 0 का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझो।
ये एक्चुअल में जेड की वैल्यू है 0, जेड इक्वल टू 0। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा, 0 आयोटा। तो अब आप जरा ध्यान से देखें, लोअर लिमिट हमारे पास जेड इक्वल टू 0 है, जिसका मतलब होता है 0 प्लस आयोटा 0, यही मतलब है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो जेड इक्वल टू 0 है, जिसका मतलब है 0 इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0, ये हमारे पास लिमिट है। अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो z इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो जाता है, z इक्वल टू 0 का मतलब हो जाता है 0,0। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि z इक्वल टू 0 का मतलब हमारे पास क्या है, 0,0। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होनी। जैसे ही आपको यहां पर लिमिट दिखाई दे z इक्वल टू 0, इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0। यानी कि x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। अब हम चलते हैं अपर लिमिट पे। देखिए अपर लिमिट क्या होगी, जरा ध्यान से समझे। अपर लिमिट, अपर लिमिट की मैं बात करूं तो अपर लिमिट यहां पर हमारे पास है z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। इसको अगर मैं कोऑर्डिनेट की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में हो जाएगा 1,1। अब यहां पर जरा ध्यान से समझें, देखो x की वैल्यू 0 से 1 तक वेरी कर रही है, y की वैल्यू भी 0 से 1 तक, यहां पर दोनों लिमिट सेम है। x की लिमिट 0 से 1, y की लिमिट भी 0 से 1, यानी कि हमने लिमिट को x और y की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है ना। हम एक्चुअल में यहां पर कर क्या रहे हैं, हम यहां पर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को रियल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा हम इंटीग्रेशन कर देंगे। अब आगे ध्यान से समझो क्या करना है इसके आगे। देखिए अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको एक बार ये दोनों पाथ बना के दिखाता हूं कि ये पाथ एक्चुअल में है क्या। देखिए यहां पर मैंने बनाया एक्स एक्सिस, थोड़ा ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, ठीक। यहां मैं बना लेता हूं एक्स एक्सिस, ये मेरी आ गई एक्स एक्सिस। चलिए एक्स और वाई एक्सिस हमारे पास आ चुकी हैं। अब क्या करना है, देखो एक्स और वाई एक्सिस आ गई। अब देखो हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0,0 से लेकर के 1,1 तक इंटीग्रेट करना है। मान ले देखो 0,0 तो ये होगा हमारा, और 1,1 मान लेते हैं कि यहां कहीं है, यहां पर कहीं होगा। तो हमें 0,0 से लेके 1,1 तक जाना है, 1,1 तक जाना है। अब जरा ध्यान से समझो, दो पाथ के अलाउंग जाना, एक है y इक्वल टू एक्स, और y इक्वल टू एक्स आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन होती है। y इक्वल टू एक्स क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि यहां से मैं जाऊंगा स्ट्रेट लाइन के थ्रू यहां तक, ठीक है ना, यहां तक हम जाएंगे एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू। तो ये मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा कि एक स्ट्रेट लाइन आ गई, 0,0 से लेके 1 तक हम चले गए, यानी कि कौन सा पाथ हो गया, y इक्वल टू एक्स। अब हमें इसको y इक्वल टू एक्स के अलोंग भी इवेल्युएट करना है और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि आप इस पाथ के y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला होता है, यानी कि आपको यहां से लेकर के यहां पहुंचना है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक आपको पहुंचना है, 0,0 से लेकर आपको 1,1 तक पहुंचना है। ये हमारा पाथ है, ठीक है। दो पाथ हमारे पास हैं, एक बार आपको इस पाथ से जाना, एक बार आपको इस पाथ से जाना। चलिए दोनों पाथ से हम चले जाते हैं, देखिए कैसे आएगा। अब जरा आगे ध्यान दें। तो मेरे ख्याल से पाथ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि एक बार इस पाथ के अलोंग जाएंगे, एक बार इस पाथ के अलोंग जाएंगे। अब 1 बाय 1 करके दोनों पाथ के अलोंग हम चलते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा अलोंग द पाथ y इक्वल टू एक्स। पहला पार्ट क्या हमारा y। देखिए एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो एक ही पाथ दिया जाएगा, या तो ये देंगे या ये देंगे, जनरली दोनों नहीं देते। तो अलोंग द पाथ y इक्वल टू एक्स, तो मैं इस इंटीग्रेशन को y इक्वल टू एक्स पाथ के अलोंग इवेल्युएट कर रहा हूं। जरा ध्यान से समझेंगे कैसे इवेल्युएट होगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपको गिवन पाथ है उसका आप यूज करेंगे, और उसका यूज करके आप dy और dx में रिलेशन फाइंड करेंगे। कैसे, जरा ध्यान से देखो। ये आपको दिया y इक्वल टू एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से मुझे मिलेगा dy बराबर dx। तो जो dy जो है dx के इक्वल आ गया। हमेशा इक्वल नहीं आएगा, है ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इक्वल आ रहा है। अब आगे चलिए, यानी कि dy और dx की रिलेशन तो मुझे मिल गई, dy और dx की रिलेशन मुझे मिल गई है। अब आगे देखते हैं। चलिए dy और dx मिल गया। देखो यहां पर क्या क्या आ रहा है, देखो ये लिमिट को मैंने कन्वर्ट कर दिया 0,0 से 1,1। ये पहले से ही मुझे xy में दिया है। अब मुझे dz चाहिए, क्या चाहिए, dz।
और dz क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, dz इक्वल टू dx प्लस आयोटा dy, dx प्लस आयोटा dy हमारे पास होता है dz। और यहां इस रिलेशन का यूज करो, या तो आप dy की जगह dx पुट करो या dx की जगह dy पुट करो, ये आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं यहां पर dy की जगह पर dx पुट कर देता हूं, तो dz इक्वल टू dx प्लस, देखिए क्यों पुट किया हमने ऐसा, क्योंकि अब हमारा पूरा इंटीग्रेशन x में चला जाएगा। क्या चला जाएगा? x में चला जाएगा। तो यहां से देखो मैं dx को कॉमन भी ले लेता हूं, तो dx को अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आयोटा और dx, ये मेरे पास आ गया। तो अब जरा ध्यान से देखो हमने क्या क्या इवेल्युएट कर लिया है। हमने देखिए y इक्वल टू एक्स के लॉन्ग, यानी कि इस इंटीग्रेशन में y की जगह हम x पुट कर देंगे, dz की जगह पर हम ये पुट कर देंगे। लिमिट, अब देखो लिमिट क्या होगी जरा ध्यान से समझिए, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पर लेके चलता हूं इंटीग्रेशन को। देखो हमारे पास इंटीग्रेशन है 0 से लेके 1 प्लस आयोटा, 0 से लेकर के 1 प्लस आयोटा और एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई एंड dz, ये मेरे पास है। ठीक है ना? चलिए अब देखो जरा ध्यान से, बहुत सिंपल है, बस एक बार थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है आज के। यहां पर अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, देखो अभी लिमिट नहीं लगा रहा हूं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर आया और माइनस आयोटा, क्योंकि मैं पूरे इंटीग्रेशन को x में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो y इक्वल टू एक्स पाथ के लॉन्ग y के प्लेस पे x पुट कर दो। y की वैल्यू कितनी है? x, तो यहां पर y की जगह मैंने x किया। dz की जगह क्या पुट करेंगे? मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं 1 प्लस आयोटा dx, 1 प्लस आयोटा dx। अब लिमिट की बात करते हैं। देखो यहां पर तो लिमिट 0 से लेके 1 प्लस आयोटा तक है, लेकिन हम ऑलरेडी इस लिमिट को कन्वर्ट कर चुके हैं xy की फॉर्म में, 0,0 से लेके 1,1, यानी कि यहां पर देखो x की लिमिट क्या है? x की लिमिट आपकी यहां पर 0 से लेकर के 1 तक है। अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को, अगर आप यहां पर पूरे क्वेश्चन को y में कन्वर्ट करते, किस में कन्वर्ट करते? y में, तो आपको x के प्लेस पे y पुट करना पड़ता, यहां dx के प्लेस पे dy पुट करना पड़ता, आपका पूरा क्वेश्चन हो जाता dy में, तो फिर आप लिमिट dy की लेते हैं। हालांकि यहां पर dy की लिमिट, मतलब यहां पर लिमिट y की भी सेम है, x की भी सेम है, लेकिन हमेशा सेम नहीं होगी। चलिए तो लिमिट क्या हो गई मेरी? 0 से 1। अब बताओ मुझे कितनी आसानी से ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन रियल इंटीग्रेशन में चेंज हो गया। और इसके बाद तो बहुत ही आसान है, सबको आता है, एकदम बेसिक इंटीग्रेशन है जो आप लोग क्लास 12 में पढ़ते थे, बहुत ही आसान। देखिए अब इसको देखो, यहां पर 1 प्लस आयोटा कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर निकाल देता हूं, तो 1 प्लस आयोटा तो आ गया बाहर इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन में क्या बचा? 0 से लेकर के 1 तक एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स और dx। इंटीग्रेट करते हैं, देखिए इंटीग्रेट करके कितना आएगा? 1 प्लस आयोटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3/3 माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट हो जाएगी 0 से 1। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहां पर कर देते हैं, तो यह आएगा 1 प्लस आयोटा, अपर लिमिट रखेंगे तो 1/3 माइनस यहां पर 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अपर लिमिट रखेंगे 1/3, यहां 1/2 आयोटा। लोअर लिमिट रखने पे दोनों 0 हो रहा है, तो लोअर रखने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, जरा ध्यान से देखें कितना आएगा। 1 को 1/3 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 आएगा, इसमें करेंगे तो 1/2 आयोटा ही आ जाएगा। फिर आयोटा की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1/3 आयोटा, फिर इसमें करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई तो ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 1/2 आयोटा स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, 1/3 माइनस 1/2 आयोटा प्लस 1/3 आयोटा, और यहां पर देखो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा। चल इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके हमारा फाइनल आंसर भी आ जाएगा। देखो कैसे, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर देखिए कितना आ रहा है, 1/3 देखो यहां से 1/3 और 1/2 दोनों रियल है, तो रियल को एक साथ ऐड कर देंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको एक साथ ऐड कर देंगे। माइनस का 1/2 आयोटा और प्लस का 1/3 आयोटा ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे देखो यहां पर इन दोनों का एलसीएम आएगा 6, तो 2 + 3, यहां पर इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो देखिए यहां पर एलसीएम इनका भी 6 आ जाएगा, है ना। और यहां पर ये 3 माइनस -3 आयोटा और ये प्लस का 2 आयोटा,
तो यहां पर इसको मैं इसको प्लस लिख लेता हूं पहले, तो हमारे पास यहां पर आ गया 2 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा। ठीक है, चलिए, तो यहां से मेरे पास आ गए 5/6 और यहां से मेरे पास बचेगा माइनस का 1/6 एन आयोटा। और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। तो देखिए मैं फाइनल आंसर को यहां पर लिख देता हूं। तो हमारा जो इंटीग्रेशन था 0 से लेकर के 1 प्लस आयोटा तक एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई डी जेड, इस इंटीग्रल की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/6 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस 1/6 एंड आयोटा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, इस पार्ट का, पहले पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से आसानी से सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस आंसर को हमने कैलकुलेट किया है। तो बहुत मुश्किल नहीं है बेटा, बहुत आसान है। बस आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में से डी जेड को रिप्लेस कर देना है गिवन पाथ की हेल्प से, है ना, वाई को रिप्लेस कर देना गिवन, यानी कि यहां पर आपको पाथ का यूज करना है। क्या करना है, पाथ का यूज करना है। और लिमिट को अच्छे से समझना है कि लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है। लोअर लिमिट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आएगा, अपर में भी एक्स वाई आएगा। तो अगर आपने एक्स में कन्वर्ट किया तो एक्स की लिमिट लगा दीजिए, वाई में कन्वर्ट किया तो वाई की लिमिट लगा दीजिए। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पाथ है, तो पाथ का यूज करना है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर अब हमारे पास बी पार्ट क्या है, अलोंग बी पार्ट अलोंग वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बी पार्ट है अलोंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब हमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पाथ के अलोंग इसको इंटीग्रेट करना है। जरा ध्यान से समझे, देखो अभी मैंने इस पाथ के अलोंग इंटीग्रेट किया है, ये y इक्वल टू एक्स का पाथ था। अब मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पाथ के अलोंग इंटीग्रेट करूंगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पाथ के अलोंग हम इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक, 0,0 से लेके 1,1 तक ही इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए यूज करते हैं इसका। तो गिवन पाथ का मैं यूज करूंगा यहां पर, जरा ध्यान देना, अलोंग, पूरा लिखते हैं, अलोंग द पाथ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहां जाते हैं। तो हमारे पास जो पाथ है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy इज इक्वल टू 2x dx आ जाएगा। तो ये dy और dx में रिलेशन मिल गई। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो x में कन्वर्ट हो जाए तो आप dy की जगह 2x dx रख दीजिए। और अगर आप y में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो dx इक्वल टू, देखिए अगर आप x में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो dy के प्लेस पे इसको रखेंगे, इसको रखेंगे, इसको नहीं तो आपको फिर यहां पर dx की जगह अगर आप dy रखना चाहते हैं तो यहां पर आपको x को भी रिप्लेस करना पड़ेगा ऊपर से y में। तो या तो आप पूरे इंटीग्रल को y में कन्वर्ट कर दीजिए या पूरे को x में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। चलिए अब यहां पर हम थोड़ा सा dz को देख लेते हैं कितना है। dz हम जानते हैं कितना होता है, dz इक्वल टू dx प्लस आयोटा dy। देखिए ये कहां से आया, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो होता है x प्लस आयोटा y। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये dz इक्वल टू dx प्लस आयोटा dy आ जाएगा। इसी का हम यहां पर यूज कर रहे हैं। तो dz की वैल्यू dx प्लस आयोटा dy होता है। आप एक काम करिए, dy की जगह पर ये पुट कर दीजिए। देखिए जो आसान हो पुट करना उसी को करेंगे, करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं आप। करने के लिए यहाँ पर dx की जगह dy भी ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पहले यहाँ पर x को हटाना पड़ेगा, x की जगह रूट y लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर dz इक्वल टू dx प्लस आयोटा dy, और dy के प्लेस पे क्या लिखना है, dy के प्लेस पर लिखना है आयोटा 2x dx। ये dy के प्लेस पे मैंने लिख दिया। अब यहां से dx को कॉमन ले लेते हैं, तो dz इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 2x एंड dx। ये मेरे पास dz की वैल्यू आ गई। अब आगे चलते हैं। देखिए dz हमारे पास आ चुका है। अब dz के बाद जरा ध्यान दें, अब हम इंटीग्रेशन को चेंज कर लेते हैं। देखो dz हमारे पास आ गया, y हमारे पास आ गया। अब हम इंटीग्रेशन को दोबारा से लिखते हैं, कितना है, 0 से 1 प्लस आयोटा, इंटीग्रेशन तो वही है 0 से 1 प्लस आयोटा, और यहां पर है एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा y और dz। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। इंटीग्रेशन बिल्कुल सही लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा y, ठीक है। कन्वर्जन देखिए क्या होगा, लिमिट में अभी नहीं लगा रहा हूं, लिमिट बाद में लगाएंगे, पहले कन्वर्ट कर लेते हैं।
चलिए एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, माइनस आयोटा वाई की जगह पर एक्स स्क्वायर पुट करना है इस बार, क्योंकि इस बार हमारा पाथ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो वाई के प्लेस पे एक्स स्क्वायर आ गया। डीजेड, डीजेड के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करेंगे जो 1 प्लस आयोटा 2x है और dx है। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो पूरा इंटीग्रल x की फॉर्म में आ चुका है, तो जब इंटीग्रल पूरा x की फॉर्म में आ गया तो लिमिट भी x की ही आनी चाहिए, लिमिट अब y की नहीं आनी चाहिए, या अब कॉम्प्लेक्स लिमिट नहीं आनी चाहिए। तो x की लिमिट कहां से कहां तक है, अगेन x की लिमिट 0 से 1 ही है, बस अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आसान हो गया। चलिए देखिए कितना आएगा इंटीग्रेट करके, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो 0 से 1 इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर बचेगा 1 माइनस आयोटा और यहां पर 1 प्लस आयोटा 2x एंड dx। इस 1 माइनस आयोटा को मैं बाहर कॉमन निकाल लेता हूं, तो 1 माइनस आयोटा बाहर कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स स्क्वायर 1 प्लस आयोटा 2x dx। इस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस आयोटा इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा 2x क्यूब, 2x क्यूब हो जाएगा और बाहर आ जाएगा dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, देखिए कितना आएगा इंटीग्रेट करके, जरा ध्यान से देखें। 1 माइनस आयोटा बाहर है, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर 3/3 प्लस आयोटा यहां पर 2x की पावर 4/4 आ जाएगा और लिमिट हो जाएगी 0 से 1, 0 से 1, यहां से 2 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, ठीक। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं, देखिए कितना आ जाएगा, तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, जरा ध्यान से देखें, 1 माइनस आयोटा बाहर है और x क्यूब अपॉन 3 प्लस देखो यहां पर बचेगा आयोटा अपॉन 2 x की पावर 4 प्लस आयोटा अपॉन 2 x की पावर 4, लिमिट हो गई 0 से 1 ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस आयोटा, यहां पर देखो अगर अपर लिमिट रखेंगे तो 1/3 आएगा और ये आ जाएगा आपका 1/2 आयोटा, और लोअर लिमिट रखने पे दोनों 0 आ रहे हैं तो फाइनली यही आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1 को अंदर, तो 1/3 प्लस 1/2 आयोटा, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 1/3 आयोटा और यहां पर आ जाएगा माइनस का 1/2 आयोटा स्क्वायर। देखिए रियल पार्ट एक साथ कर लेते हैं, 1/3, देखो ये भी रियल पार्ट हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 1/2 आ जाएगा, तो इसको एक साथ कर देते हैं। अब यहां पर कितना बचा, 1/2 आयोटा माइनस 1/3 आयोटा, रियल पार्ट एक साथ ऐड करते हैं, इमेजिनरी पार्ट एक साथ, इसका एलसीएम 6 आया तो यहां पर 2 + 3 आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 6 आया तो यहां पर 3 और -2, 3 - 2 आयोटा, 3 आयोटा -2 आयोटा आ जाएगा, तो 3 - 2 कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि यहां पर हमारे पास आंसर आया 5/6 और प्लस 1/6 आयोटा, है ना, 1/6 आयोटा। देखिए तो फाइनली मेरे पास देखिए क्या आंसर आ रहा है, जरा ध्यान दीजिए, तो फाइनली हमारे पास जो इंटीग्रेशन था कहां से कहां तक था, 0 से लेकर के 1 प्लस आयोटा x माइनस आयोटा वाई एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई डी जेड, इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 5/6 प्लस 1/6 आयोटा। ये किस पाथ के अलॉन्ग आया, ये आया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अलॉन्ग। तो देखो दोनों पाथ के अलॉन्ग हमारा जो आंसर आ रहा है ना, वो दोनों पाथ के अलॉन्ग अलग अलग आ रहा है। कैसा आ रहा है, अलग अलग आंसर आ रहा है दोनों पाथ के अलॉन्ग। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं रियल इंटीग्रेशन में और उसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो एक पाथ के अलॉन्ग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एक पाथ के अलॉन्ग कर रहे हैं, और जब हम इंटीग्रेशन किसी पाथ के अलॉन्ग करते हैं तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल। तो ये कैसा इंटीग्रल था, नोन एज लाइन इंटीग्रल। तो इसीलिए देखिए टुडेस टारगेट में मैंने वहां पर लिखा है कि आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर हम एक कर्व के अलॉन्ग इंटीग्रेशन कर रहे हैं फ्रॉम Z1 to Z2, और लाइन इंटीग्रेशन हम मैथमेटिक्स 1 में भी पढ़ चुके हैं, लास्ट यूनिट में, यूनिट नंबर 5 में भी हमने मैथमेटिक्स 1 में लाइन इंटीग्रल पढ़ा था कि अगर हम किसी कर्व के अलॉन्ग इंटीग्रेशन करते हैं
तो उसको हम लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। बस अंतर इतना है कि वहां पर हमने रियल वेरिएबल के लिए पढ़ा था, यहां पर हम कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ रहे हैं। और देखिए यहां पर एक इंटीग्रेशन और आएगा जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे कि अगर आपका जो पाथ है अगर वो क्लोज पाथ हो जाए तो उसको हम क्लोज इंटीग्रल या फिर कॉन्टूर इंटीग्रल बोलते हैं, तो उसको हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी जो हम आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल में वो लाइन इंटीग्रल है। कैसा इंटीग्रल है? लाइन इंटीग्रल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम यहां पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिए, इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। देखिए इंटीग्रल को जरा ध्यान से देखिए, इसको इवेल्युएट करेंगे 0 से 3 प्लस आयोटा और कॉन्जुगेट ऑफ जेड का होल स्क्वायर है। सबसे पहले यहां पर मैं लिमिट की बात कर लेता हूं, लिमिट से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। तो देखिए यहां पर लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट जरा ध्यान से देखें, लोअर लिमिट मेरे पास यहां पर है z इक्वल टू 0, और z इक्वल टू 0 का मतलब आप समझते हैं, z इक्वल टू 0। z इक्वल टू 0 का मतलब है कि हमारे जो लोअर लिमिट के कोऑर्डिनेट होंगे वो 0,0 होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अपर लिमिट की। अपर लिमिट, देखिए अपर लिमिट क्या होगी, जब हम अपर लिमिट की बात करते हैं तो अपर लिमिट का मतलब है कि हमारे पास यहां पर z की वैल्यू कितनी है 3 प्लस आयोटा, और देखो 3 प्लस आयोटा में x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये है कि हम कौन से कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं 3,1। तो देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों आ गई, यानी कि इस इंटीग्रल को हमें 0,0 से लेकर के 3,3 तक इंटीग्रेट करना है। तो हमें इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पता चल गए, फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पता चल गए। अब आगे देखो, चलिए अब यहां पर देखिए, ये तो बात हो गई। अब देखो इस कर्व को जरा थोड़ा सा एक बार बना लेता हूं, कर्व बना लेंगे तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। देखो ये इंटीग्रेशन है, इसको इवेल्युएट करना है किस पाथ के अलोंग द रियल एक्सिस फ्रॉम z इक्वल टू 0 से लेके z इक्वल टू 3 तक। यानी कि पहले हम इसको z इक्वल टू 0 से लेके z इक्वल टू 3 तक इवेल्युएट करेंगे। यानी कि हमारा पाथ क्या हो गया, z इक्वल टू 0 से लेके z इक्वल टू 3, पहला पाथ ये है। तो इस पाथ को देखते हैं जरा, पहले बना लेते हैं इस पाथ को। तो यहां पर हमारे पास ये आगे मान लीजिए y एक्सिस, y एक्सिस, ये मैंने ड्रॉ कर दी x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ठीक है। y एंड x दोनों आ चुकी हैं, जरा ध्यान से देखें अब, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन है जिसको हम कह रहे हैं 0,0। देखो हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0,0 से लेकर 3,1 तक। तो हमारा इनिशियल पॉइंट तो ये रहा, फाइनल पॉइंट 3,1 है, 3,1 यहां कहीं आएगा, है ना, ये 3,1 आएगा, मैंने रफली अभी बना दिया, ये आएगा। तो यानी कि हमें इस पॉइंट से लेकर के उस पॉइंट तक इंटीग्रेशन करना है, लेकिन किस पाथ के अलोंग करना है वो पाथ इन्होंने यहां पर बताया है। देखो कौन सा पाथ है, अलोंग द रियल एक्सिस। पहले तो आपको रियल एक्सिस पे जाना है z इक्वल टू 0 से लेके z इक्वल टू 3 तक। देखो z इक्वल टू 0 का मतलब तो 0,0 है, z इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, देखिए z इक्वल टू 3 का मतलब है कि इसका रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं है, तो वो 0 होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कौन से कोऑर्डिनेट तक जाना है हमें, 3,0 तक। तो हमें 0,0 से 3,0 तक जाना है पहले, तो 3,0 यहां कहीं आएगा, तो ये हमारा हो गया 3,0। इसको मैं नाम दे देता हूं, मान लीजिए नाम है, ये हमारा ओरिजिन है, तो इसको हमने नाम दे दिया O, है ना, और इसको हमने नाम दे दिया A, ये हमारा A कोऑर्डिनेट है। तो पहले मुझे O से A जाना है, उसके बाद जब O से A चले जाएंगे तो O से A जाने के बाद देन अलोंग ए लाइन पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस, उसके बाद हमें ऐसी लाइन के अलोंग जाना है जो कि इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल है। ये इमेजिनरी एक्सिस है, इसके पैरेलल होनी चाहिए लाइन। कहां से कहां तक, z इक्वल टू 3 से, z इक्वल टू 3 का मतलब 3,0, यानी कि यहां से चलना है अब। और कहां तक जा रहा है, 3,1 तक जाना है, और 3,1 तो यही है हमारा, यानी कि मुझे यहां से लेकर के यहां तक जाना है, ठीक है, यहां तक मुझे पहुंचना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक, यहां तक मुझे पहुंचना है। तो देखो मैं 0,0 से 3,1 तक पहुंच गया, लेकिन मेरा जो पाथ है उस पाथ को जरा ध्यान दीजिए, पाथ क्या है मेरा, ये मेरा पाथ है। पहले मैं 0 से जाऊंगा 3,0 पे, फिर मैं 3,0 से जाऊंगा 3,1 पे, तो यानी कि दो पाथ के अलोंग मुझे चलना है। तो कैसे यहां पर इंटीग्रेशन होगा, देखो यहां पर जो पाथ है ना, पहले ये पाथ है, फिर इसके बाद ये पाथ ऐड हो रहा है, यानी कि एक पाथ के बाद दूसरा पाथ आ रहा है, ठीक है। तो पहले आप इस पाथ के अलोंग निकालें और इस पाथ के अलोंग निकालें, और दोनों को क्या कर दे, ऐड कर दे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे आएगा, जरा यहां पर ध्यान देना।
क्या करेंगे, लोअर लिमिट हमारी आ चुकी, लोअर लिमिट हमारी आ चुकी है। अब मैं यहां पर इंटीग्रेशन लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। देखो यहां पर अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो इंटीग्रेशन क्या है हमारा, जीरो से लेकर के, अच्छा पहले एक काम कर लेता हूं इंटीग्रेशन लिखने से पहले, यहां पर कॉन्जुगेट ऑफ जेड का होल स्क्वायर है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए जेड आपको मालूम है क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए, जेड कितना होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लिखूं तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। चलिए अब मुझे यहां पर कॉन्जुगेट का स्क्वायर करना है, यानी कि मॉड जेड का स्क्वायर करना है। देखो जरा कितना आएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं यहीं पर। तो एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर को अगर मैं ओपन करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यहां पर प्लस आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2xy आयोटा। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करके लिखे तो हमारे पास जो कॉन्जुगेट जेड का होल स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर, और देखो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा, और ये 2xy आ जाएगा। तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसके बाद यहां पर हमें डी जेड निकालना है, क्योंकि डी जेड हमें यहां पर देखो डी जेड चाहिए, लेकिन डी जेड तो तब निकलेगा जब हमें पहले पाथ का पता हो, क्योंकि देखिए डी जेड हमारा होता क्या, डी जेड हमारा होता तो डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई है, आयोटा डी वाई है। अब हमें क्या चाहिए, पाथ की हेल्प से एक तो हम इन दोनों के रिलेशन निकालेंगे डीएक्स और डीवाई की, और इस रिलेशन को निकाल के यहां पर पुट कर देंगे, और उसके बाद डीजेड की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। चलिए अब ये इतना काम तो हो गया, हमने इतनी चीजें हमने निकाल ली। अब हमें केवल बाकी रह गया डीएक्स और डीवाई की रिलेशन निकालना, उसके लिए हमें पाथ की जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं इस इंटीग्रेशन को लिख लेता हूं। देखो क्या है इंटीग्रेशन, हमें जाना है कहां से कहां तक, 0 से 3 प्लस आयोटा तक, हमें जाना है 0 से लेकर 3 प्लस आयोटा तक। फंक्शन हमारा है कॉन्जुगेट ऑफ जेड का होल स्क्वायर और डी जेड, ये हमारा फंक्शन है, ठीक। चलिए अब इसको क्या करना है, हमें दो पाथ के अलॉन्ग निकालना। पहले मैं जाऊंगा ओ ए पाथ के अलॉन्ग, तो हम क्या लिखते हैं यहां पर, इंटीग्रेशन अलॉन्ग द पाथ ओ ए, कितना हो जाएगा ओ ए के अलॉन्ग, जरा ध्यान दीजिए। पहले तो ओ ए के अलॉन्ग ये हमारे पास ओ ए है, और कॉन्जुगेट ऑफ जेड की वैल्यू हमारे पास आ चुकी, तो मैं पुट कर देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा आयोटा 2xy, और यहां पर अभी dz ही है, dz अभी हमने फाइंड आउट नहीं किया है ना, dz क्योंकि dx प्लस आयोटा dy है, पहले हम इसको रिलेशन निकाल लें तब हम रखेंगे। आगे चलते हैं, प्लस देखो ये वाला इंटीग्रेशन तो हो गया ओ ए पाथ के अलॉन्ग, ओ ए के अलॉन्ग। अब हमें जाना है ए बी के अलॉन्ग, इसको मैं बी बोल देता हूं, ए बी। तो सेकेंड इंटीग्रल मुझे कैलकुलेट करना है ए बी के अलॉन्ग, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा 2xy और dz। अब यहां पर जरा ध्यान से समझे, यहां पर हमारे पास दो पाथ है, एक ओ ए है और एक ए बी है। तो सबसे पहले मैं इधर लेफ्ट में कर लेता हूं along ओ ए पाथ, along द पाथ ओ ए, है ना, along द पाथ ओ ए। अब जरा ध्यान से देखो ओ ए पाथ के along क्या होगा। देखो अगर मैं ओ ए पाथ के along ओ ए पाथ की बात करूं तो इस पाथ की इक्वेशन क्या होगी, आप जानते हैं ओ ए जो है वो एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 होती है। ये कौन सा पाथ हो गया, y इक्वल टू 0 का पाथ हो गया ये, क्योंकि एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 होती है। तो अलोंग द पाथ ओ ए y इक्वल टू 0 होगा, और जब y 0 हो गया तो dy भी 0 होगा, और अगर dy 0 हो गया तो dz कितना आ जाएगा। देखो अगर dy 0 हो गया तो dz तो dx के बराबर आ जाएगा, इसका मतलब dz की वैल्यू क्या आ गई, dx आ गई। अब हम दूसरे पाथ की बात करते हैं ना, अलोंग द पाथ अब कौन से पाथ के अलोंग जाना है, अब हमें जाना है अलोंग द पाथ, कौन सा पाथ था हमारा, ए बी, अलोंग द पाथ ए बी। अब जरा ध्यान देना ए बी पाथ के अलोंग क्या है। देखो ए बी पाथ की अगर मैं बात करूं तो ए बी पाथ में क्या होगा, देखो यहां पर इस पाथ की इक्वेशन क्या होगी, ये लाइन है एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल, और कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू ए की वैल्यू 3 है, तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स इक्वल टू 3।
तो यानी कि इसका मतलब हमें जाना है x इक्वल टू 3 पाथ के लॉन्ग, और अगर x इक्वल टू 3 है तो dx इक्वल टू 0 आएगा, और अगर dx 0 आ गया तो dz कितना आएगा, जरा ध्यान से देखो, अगर dx 0 आ गया तो dz i dy आएगा, यानी कि आयोटा dy। देखो अब सारे कन्वर्जन हो चुके हैं, लिमिट हमें पता चल चुकी है, dz की जगह dx लिखना है, dz की जगह i dy लिखना है, यानी कि इस वाले इंटीग्रेशन में dz की जगह dx लिखेंगे, इस वाले इंटीग्रेशन में dz की जगह पर आयोटा dy आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। यानी कि यहां पर आपके पास dx 0 हुआ था तो dz इक्वल टू आयोटा dy हो गया। चलिए अब ये कन्वर्जन हम अपने इंटीग्रेशन में कर देते हैं, देखो जरा कितना आ जाएगा। तो अब हमारा इंटीग्रेशन कितना आएगा, जरा ध्यान से देखें, आयोटा 0 से लेकर के हमें जाना था 3 प्लस आयोटा तक, कॉन्जुगेट ऑफ z का होल स्क्वायर dz। अब देखिए सारे कन्वर्जन कर देते हैं। पहला वाला जो हमारा इंटीग्रेशन है वो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, देखो जरा ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब ये ओ ए पाथ के अलॉन्ग ये वाली वैल्यू करेंगे आप पुट, तो वाई की वैल्यू 0, तो ये 0 आ गया, तो यानी कि पूरा 0 आ गया, और dz की जगह क्या रखेंगे, dx, यानी कि पहला इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान आ गया, एक्स स्क्वायर dx। लिमिट कहां से कहां तक है इसकी, पहला इंटीग्रेशन आ गया एक्स स्क्वायर dx। समझ में आया क्यों आया ऐसा, ऐसा इसलिए आया है क्योंकि ओ ए पाथ के अलॉन्ग y की वैल्यू 0 पुट करोगे, तो y की 0 पुट करोगे तो ये भी 0 और ये भी 0, ये दोनों टर्म खत्म, केवल एक्स स्क्वायर बचा, और dz की जगह रखना है dx, तो एक्स स्क्वायर dx आ गया। और आपकी लिमिट क्या होगी, देखो आपने पूरा इंटीग्रेशन को x में कन्वर्ट किया है, तो x की लिमिट देखते हैं जरा, x की लिमिट 0 से लेकर 3 तक है, तो इसको हम 0 से 3 रखेंगे यहाँ पर, 0 से 3। चलिए अब आगे प्लस, इस वाले पार्ट को देखो जरा ध्यान से, ए बी के अलॉन्ग एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर, वाई रहेगा यहां पर, माइनस आयोटा। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू 3 है तो 3 2 जा 6, यानी कि आयोटा 6y आएगा, और dz की जगह आएगा आयोटा dy, आयोटा dy। ये सब्स्टिट्यूशन हमारे पास यहां पर आ गए। चलिए अब हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखिए क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, जरा ध्यान से देखें। इस आयोटा को तो हम इंटीग्रेशन के बाहर कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, तो देखो मैं यहां पर इंटीग्रेट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर की पावर 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 अपॉन 3, लिमिट हो गई 0 से लेकर के 3, प्लस यहां देखो जरा ध्यान से 9 का इंटीग्रेशन, देखो ये जो आयोटा ये तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट है, 9 का इंटीग्रेशन 9y, ध्यान रखना है y के रेस्पेक्ट में। अच्छा लिमिट देखो क्या होगी, क्योंकि ये y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो y की लिमिट क्या है, जरा यहां ध्यान से देखना, y की लिमिट 0 से लेकर के 1 है, तो यहां पर लिमिट लगाएंगे 0 से 1, ठीक है, क्योंकि ये पूरा इंटीग्रल y में कन्वर्ट हुआ है। 9y माइनस वाई क्यूब अपॉन 3, यहां पर y क्यूब अपॉन 3 हो गया, माइनस आयोटा 6y स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट हो गई 0 से लेकर के 1 तक। अब यहां पर जरा ध्यान से देखें, 2 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, ठीक। इधर आ जाते हैं, यहां पर हम इस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट कर लेते हैं, देखिए कितना आएगा। तो ये इंटीग्रेशन हमारा यहां पर आ जाएगा, देखो यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 3 की पावर 3 27 अपॉन 3, 27 अपॉन 3 प्लस, अब यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, देखिए अपर लिमिट मतलब आपको y की जगह 1 पुट करना है, तो आयोटा तो हमारा बाहर है, और y की जगह जब आप 1 पुट करेंगे तो ये 9 इंटू 1 9 आएगा, माइनस 1/3 आ जाएगा। उसके बाद यहां पर देखो जरा, y की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 3 आयोटा बचेगा, कितना बचेगा, 3 आयोटा, तो ये आ गया 3 आयोटा माइनस में, और बाकी सब तो 0 है ही। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 3 से ये 9 टाइम्स कैंसिल हो गया, 9 प्लस आयोटा बाहर है, यहां पर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 27 माइनस 1 यानी कि 26/3 आ जाएगा, और माइनस में 3 आयोटा, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 9 प्लस 26/3 आयोटा, और यहां आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर, तो 9 प्लस 26/3 आयोटा, और ये प्लस 3, तो हमारे पास कितना आ गया, 12 प्लस 26/3 आयोटा, और यही इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर भी है ना। तो आगे स्पेस नहीं है, मैं यहीं पर लिख देता हूं, ये क्या है इसका क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।
तो ये भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है, कुछ ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको रियल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन आपको पहले से ही आता है। तो यहां पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और इसका आंसर आ रहा है 12 + 26/3 आयोटा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। तो ये फाइनल आंसर आ गया हमारा 12 + 26/3 आयोटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ये हमारा 3rd क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, इवेल्युएट, इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, ये इंटीग्रल है अलोंग द कर्व, एक बार इस कर्व के अलोंग इवेल्युएट करना है और एक बार इस कर्व के अलोंग इवेल्युएट करना है। अब यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है। चेंज क्या है, अभी तक जो हमने दोनों क्वेश्चन किए वहां एक्स वाई में ही कन्वर्जन हो रहा था, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर जो आपका एक्स वाला कर्व है ये टी की फॉर्म में है और वाई वाला कर्व भी टी की फॉर्म में है। इसका मतलब हमें इस बार पूरे के पूरे फंक्शन को, एक्स को भी और वाई को भी टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, टी में। तो यहां पहले हम जेड को कन्वर्ट करेंगे एक्स वाई में और उसके बाद एक्स वाई को कन्वर्ट कर देंगे टी में। देखो कैसे होगा, जरा ध्यान से समझिए इधर। तो हमें ये पाथ दिए दो, ठीक है ना, तो मैं इन दोनों पाथ को ले लेता हूं जो हमें पाथ दिए हुए। पहला पाथ हमें दिया x = t + 1 और दूसरा पाथ हमें दिया y = 2t² + 1। देखो x = t + 1 दिया है, तो क्या मैं यहां पर अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ये पाथ है, पाथ को डिफरेंशिएट करते हैं तो dx = dt आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं दूसरे पाथ की बात करूं तो दूसरा पाथ मुझे दिया y = 2t² - 1 और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो dy = 4t dt आ जाए, 4t। तो देखो dx की वैल्यू भी आ गई मेरे पास, dy की वैल्यू भी मेरे पास आ चुकी है। अब जरा आगे देखें, हमें मालूम है कि जो dz होता है, dz कितना होता है, dx + आयोटा dy होता है, आयोटा dy हमारे पास dz होता है। अगर मैं यहाँ dx और dy की वैल्यू पुट करूं तो dz कितना आ जाएगा, dx कितना है, dx हमारे पास dt है और आयोटा और dy कितना है 4t and dt। इसमें से dt कॉमन आएगा तो dz = 1 + आयोटा 4t और dt आ गया कॉमन। तो देखो हमारे पास dz की वैल्यू जो है वो dt में कन्वर्ट हो गई, t के वेरिएबल में कन्वर्ट होगी। अब आगे देखिए, अब बात करेंगे लिमिट की। अभी लिमिट की बात नहीं करी हमने, तो सबसे पहले लोअर लिमिट की बात करते हैं। लोअर लिमिट, देखिए लोअर लिमिट क्या होगी। अब यहां पर लिमिट हमें टी की फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, अभी तक तो हम एक्स वाई में कन्वर्ट करते थे। तो चलिए पहले तो एक्स वाई में ही कन्वर्ट करना है। देखो लोअर लिमिट हमारे पास z = 1 - आयोटा है। इसको अगर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखेंगे तो 1, -1 हो जाएगा, 1, -1। अब जरा यहां पर इसको ध्यान से समझेंगे कि कैसे हम इसको टी में कन्वर्ट करेंगे। देखो इसका मतलब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है। अब यहां पर आ जाओ, देखो 1 x = 1, अगर मैं यहाँ x की जगह 1 पुट कर दूं t कितना आएगा। अगर मैं यहाँ पर देखो इस इक्वेशन में देखो आप x = t + 1, ये लिमिट को चेंज करना हम जैसे हम क्लास 12th में भी करते थे, 11th में भी करते थे कि हम लिमिट को कन्वर्ट करते थे, है ना। तो जो हमें गिवन कंडीशन होती है ना, उसी कंडीशन से लिमिट कन्वर्ट हो जाती है। देखो अगर यहां पर when x = 1, अगर x = 1 होगा तो आप मुझे बताओ t कितना होगा। देखो यहां पर x की जगह 1 पुट करो, x = t + 1, x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 = t + 1, 1 से 1 कट जाएगा, t = 0 आ जाएगा। तो when x = 1 t = 0 हो जाएगा, t = 0। इसका मतलब अगर when z = 1 - आयोटा तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, -1। तो यहां पर जब आपकी z की लिमिट 1, -1 होगी तो उस समय t की लिमिट क्या होगी, 0 होगी। तो मैं यहां डायरेक्ट ही लिख देता हूं कि इसका मतलब यह है कि t = 0, t = 0, लोअर लिमिट t = 0 आ गई। अच्छा आपको लग रहा होगा कि हमने ये पुट किया, ये नहीं किया। देखो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, -1 है। अब यहाँ पर देखो y ये रहा, अगर आप यहाँ पर y की जगह -1 पुट करोगे ना तब भी t 0 ही आएगा। आप चाहे x की वैल्यू पुट करो या y की पुट करो, यहाँ पर आपको t की वैल्यू सेम मिलेगी। चलिए लोअर लिमिट तो आ गई, अब हम बात करते हैं अपर लिमिट की। अपर लिमिट को जरा ध्यान दें। नाउ अपर लिमिट, अपर लिमिट देखिए क्या है। अपर लिमिट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर z = 2 + आयोटा है, 2 + आयोटा। इसका मतलब ये होता है कि कोऑर्डिनेट 2, 1 है, 2, 1। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं x को 2 मान लूं, देखो यहां पर x को 2 रखो आप, तो 2 अगर आप x को रखोगे तो t की वैल्यू 1 आएगी, या आप y को 1 मान लो, तो यहां पर अगर आप y को 1 रखोगे
तो भी टी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी, है ना। तो इसका मतलब यहां से टी की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो देखो अब हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट को कन्वर्ट कर दिया टी की फॉर्म में, तो टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू 1 तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। आगे चलते हैं, तो हमारी लिमिट आ गई टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू 1 तक। अब हमें इस इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर देना है। अच्छा, डीजेड हमारे पास आ चुका, लिमिट हमारे पास आ चुकी, सब कुछ आ चुका, अब केवल इंटीग्रेशन करना है। देखो तो हमारा पहला इंटीग्रेशन क्या था, कहां से कहां तक था, 1 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्योंकि ये काफी बड़ा इंटीग्रेशन है ना, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ही चलता हूं। यहां तक मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर हो गया होगा। देखिए तो यहां पर हमारा पहला जो पार्ट है वो है 1 माइनस आयोटा से, जरा ध्यान से देखें, 1 माइनस आयोटा से 2 प्लस आयोटा तक, 1 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा, 2x प्लस आयोटा वाई प्लस 1, 2x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 और dz, यही दिया था, 2x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 और dz। अब मैं यहां पर सारी वैल्यूज को पुट करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। सब्स्टिट्यूशन हम यहां पर कर रहे हैं। देखो इंटीग्रेशन 2x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट कर दीजिए। x कितना था, t प्लस 1 है, तो x के प्लेस पर t प्लस 1 आ जाएगा, प्लस आयोटा y की वैल्यू कितनी थी, 2t स्क्वायर माइनस 1, तो यहां पर 2t स्क्वायर माइनस 1 पुट कर देंगे, प्लस 1, और इसके बाहर है dz, और dz की वैल्यू कितनी है भाई, dz की वैल्यू 1 प्लस आयोटा 4t, 1 प्लस आयोटा 4t एंड dt। ये सारी वैल्यूज मैं पुट कर चुका हूं। अब आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इंटीग्रेशन t में कन्वर्ट हो चुका है, और t की लिमिट क्या है, t की लिमिट है 0 से लेकर के 1 तक। देखो ध्यान से, t की लिमिट क्या है, 0 से 1। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो t 0 से 1 वेरी कर रहा है, तो चलिए लिमिट लगा देते हैं 0 से 1, ये लिमिट होगी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, आसान हो गया। तो पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए सिंप्लीफाई करेंगे 0 से लेकर के 1 तक, ये हमारे पास आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 2t प्लस 2 प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा 2t स्क्वायर माइनस आयोटा प्लस 1, 1 प्लस आयोटा 4t एंड dt। ठीक है, ये हमारे पास यहां पर आ जाएगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, जो चीज ऐड हो रही है, 0 से 1 2t, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, प्लस यहां पर आयोटा 2t स्क्वायर माइनस आयोटा ही है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, है ना। चलिए इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 1 प्लस आयोटा 4t एंड dt। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखो यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जरा थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 0 से लेकर के 1 तक, 2t का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2t ही आएगा, 2t का मल्टीप्लाई इसमें करना है आयोटा 4t में, तो कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, आयोटा तो ऐसे ही रहेगा 8, 2 4 जा 8 t स्क्वायर। अब मैं 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 में, तो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं आयोटा 4t में, तो ये आयोटा 12t आ जाएगा, 3 4 जा 12। उसके बाद आयोटा 2t स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, आयोटा 2t स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे उतना ही आएगा। अब यहां पर देखो जरा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और 2 4 जा 8, 8t क्यूब आएगा, 8t क्यूब। चलिए अब माइनस आयोटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा का स्क्वायर और 4t आ जाएगा, ठीक है ना, और बाहर है dt। अभी देखिए इंटीग्रेशन नहीं हुआ, अभी केवल हमने मल्टीप्लाई किया है। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो 0 से 1 2t प्लस आयोटा 8t स्क्वायर प्लस 3 प्लस आयोटा 12t, यहां पर देखो प्लस आयोटा 2t स्क्वायर, यहां पर देखो ये कितना आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस है तो ये माइनस का 8t क्यूब हो जाएगा, माइनस आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस 4t हो जाएगा एंड dt। ठीक है, अब यहां पर देखो अगर कोई सेम टर्म आ रही है तो उसको हम ऐड कर लेंगे।
सेम टर्म को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो जरा ध्यान से, तो हमारा जो इंटीग्रेशन जा रहा है 0 से 1, 0 से 1। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, 2t, 2t वाली टर्म कोई और है क्या? ये हमारे पास 2t, और यहां पर ये 4t, 2 + 4 6t, प्लस आगे देखो जरा, यहां पर t² वाली टर्म कोई और है। देखो यहां पर ये और ये दोनों टर्म सेम है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, आयोटा 10t² हो जाएगा, आयोटा 10t²। आगे चलते हैं, प्लस, देखो हम इन टर्म को ले चुके हैं। आगे 3, यहां पर हमारे पास 3 है, 3 के साथ कुछ और ऐड हो रहा है? नहीं हो रहा है, +3, +3। इसके बाद यहां पर देखो आयोटा वाली टर्म, आयोटा 12t, और आयोटा में कोई और 12t है? नहीं है, मतलब t की फॉर्म में कुछ और है? नहीं है, तो प्लस आयोटा 12t, आयोटा 12t। तो ये हमने लिख दिया, ये लिख दिया, और क्या बचा? हाँ, 8t³ और माइनस आयोटा, माइनस का 8t³ और माइनस आयोटा। अब बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट लगा देंगे 0 से 1 तक। चलिए मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। इंटीग्रेट करके कितना आएगा, थोड़ा यहां ध्यान से समझे एक बार। चलिए तो इंटीग्रेशन देखिए अब यहां पर कितना आएगा। देखो 6t का हो जाएगा 6t² अपॉन 2 प्लस आयोटा 10t³ अपॉन 3 प्लस 3t प्लस आयोटा 12t² अपॉन 2 माइनस 8t⁴ अपॉन 4 और माइनस आयोटा t, और लिमिट हो गई 0 से 1 तक। इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट ही लगानी, लोअर लिमिट 0 है, तो t की जगह 1 रखेंगे। देखो यहां पर t की जगह 1 रखेंगे तो 6/2 यानी कि 3 बचेगा, प्लस यहां पर अगर आप t की जगह 1 रखते हैं तो ये 10/3 यानी कि 10/3 और आयोटा। इधर आ जाते हैं, ये 3 आ जाएगा, यहां पर ये 2 से 6 टाइम्स कैंसिल होगा तो ये 6 आयोटा आ जाएगा। यहां पर ये -2 आएगा, 4 2 जा 8, t की वैल्यू 1 है, और यहां पर ये t की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा। इसको बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है। तो यहां से अगर मैं आंसर को निकाल रहा हूं तो देखो 3 + 3 6, 3 3 6, 6 - 2 कितना आ गया, 4 आ गया, 4 प्लस, अब यहां पर देखो आपके पास 10/3 आयोटा, और ये आपका 6 - 1 यानी कि 5 आयोटा। इसको एक बार ऐड कर लेते हैं, देखिए कितना आ रहा है। तो ये 4 प्लस इन दोनों का एलसीएम, आयोटा आयोटा का एलसीएम ले लेता हूं, 3 आ जाएगा, 10 आयोटा प्लस 15 आयोटा। तो यहां पर मेरे पास ये आंसर आ रहा है 25, 4 प्लस 25 अपॉन 3 आयोटा, 4 प्लस 25 अपॉन 3 आयोटा। ये यहां पर हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया, फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, ये हमारा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन के इक्विवेलेंट हमारा यहां पर ये आंसर आया है। ठीक है, चलिए इसको मैं इधर लिख देता हूं। तो आंसर फाइनल हमारा आ गया, जरा ध्यान दें कितना आ रहा है। ये हमारे पास आ रहा है 4 प्लस 25 अपॉन 3 आयोटा। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है पहले पार्ट का। तो यहां पर हमने क्या किया, पूरे क्वेश्चन को पहले टी में कन्वर्ट किया, और टी में कन्वर्ट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, है ना। सेकंड पार्ट को जरा देखते हैं ध्यान से। अब इसी इंटीग्रेशन को इस पाथ के अलोंग करना है, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ना, उस लाइन के अलोंग आपको पाथ इंटीग्रेशन करना है। ये तो ये तो आसान है, देखिए कैसे। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों पॉइंट को इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन कौन सी है, उस लाइन को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, 1 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा पॉइंट है ना, 1 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा, जरा ध्यान देना यहां पर देखो। तो मैं यहां पर इसका सेकंड पार्ट लिख लेता हूं, यहां पर इसका सेकंड पार्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन
इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू देखिए कौन कौन से पॉइंट दिए थे, कौन कौन से पॉइंट की बात हो रही है, 1 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा। अब यहां पर जरा ध्यान से समझो आप इस बात को, 1 माइनस आयोटा का मतलब है, अगर यहां पर अगर आप ध्यान दें 1 माइनस आयोटा का क्या मतलब है, यानी कि 1 कॉमा माइनस 1 एंड 2 प्लस आयोटा का मतलब है 2 कॉमा 1, यही तो कोऑर्डिनेट होंगे। देखो इसका कोऑर्डिनेट 1 कॉमा माइनस 1 और इसका कोऑर्डिनेट 2 कॉमा 1। अब हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही हो। तो आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखिए 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। यहां पर आप वैल्यू पुट कर देंगे और आसानी से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। देखो ये x1 y1 x2 y2, तो यहां पर मुझे लिखना होगा y माइनस y1 कितना है, y1 माइनस 1 है तो प्लस हो गया है प्लस 1 इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी कि 1 में से माइनस 1 करना है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 1 और x माइनस x1, x1 कितना है यहाँ पर 1 है तो x माइनस x1, देखिए कितना आ गया ये y प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 2x माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, तो यहां पर इस 1 को भी उधर ले जाओ तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई जिस लाइन के अलोंग हमें इंटीग्रेशन करना है। अब यहां पर ध्यान देना जरा, यानी कि हमें पाथ पता चल गया, कौन सा पाथ है, अलोंग द पाथ, देखिए पाथ हमें पता चल गया। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे अलोंग द पाथ y इक्वल टू 2x माइनस। देखो इस पार्ट में केवल इतना ही ट्विस्ट था कि आपका जो पाथ है ना वो पाथ आपको निकालना पड़ेगा, आपको सिर्फ पॉइंट दे रखे हैं कि इन 2 पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, उस लाइन के अलावा आपको इंटीग्रेशन करना है। तो पहले आप उस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे आपको तभी तो पाथ पता चलेगा। तो अब आपको पाथ का पता चल गया कि इस पाथ के अलावा इंटीग्रेशन करना है, तो अब तो क्वेश्चन हमारा आसान हो गया। तो यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x माइनस 3, तो यहां से मुझे dy मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ dx, है ना, तो dz कितना हो जाएगा, dz होता है dx प्लस आयोटा dy, dy की जगह 2dx पुट कर दो तो यहां से dz मिलेगा dx प्लस आयोटा 2dx, dx आ जाएगा कॉमन तो dz हो गया हमारे पास 1 प्लस 2 आयोटा और dx, ये लीजिए हमारे पास dz की वैल्यू भी आ गई, dz आ गई, y की वैल्यू हमें पता है, पाथ हमें पता है, लिमिट हमें पता है, सब कुछ पता चल गया। लिमिट कहां से कहां तक है, 1 कॉमा माइनस 1 से लेके 2 कॉमा 1 तक जाना है। तो अब मैं इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कर लेता हूं। इंटीग्रेशन देखिए मैं फिर से लिखूंगा यहां पर 1 माइनस आयोटा से 2 प्लस आयोटा तक है, 1 माइनस आयोटा से 2 प्लस आयोटा तक है, 2x प्लस वाई कितना था, 2x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 dz, और ये हमारे पास आ गया dz। अब यहां पर सारे कन्वर्जन कर देते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया है। देखिए सबसे पहले 2x y के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, 2x माइनस 3, तो y के प्लेस पे आप रखेंगे 2x माइनस 3 प्लस 1, dz के प्लेस पे क्या रखना है 1 प्लस 2 आयोटा dz, 1 प्लस 2 आयोटा और dz। लिमिट कहां से कहां तक होगी, देखो सब कुछ हम x में कन्वर्ट कर चुके हैं तो लिमिट भी x की लगेगी, और x की लिमिट कितनी यहां से 1 से लेकर के 2 तक है, 1 से 2 तक, तो लिमिट हो गई हमारी 1 से लेकर के 2। बस अब इसको इंटीग्रेट कर, बस एक बार देख लो यहां पर कुछ 1 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा यही था ना, 1 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा 2x आयोटा y प्लस 1, 2x आयोटा y प्लस 1 कहां गया, ये रहा 2x प्लस हाँ यहां पर आयोटा है 2x प्लस आयोटा y प्लस 1, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां पर y की वैल्यू मैंने पुट करी, यहां पर आयोटा है, ठीक है चलिए, और 1 प्लस 2 आयोटा। अब चलिए इसको देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां पर लिमिट 1 से 2, ये 2x
अच्छा यहां पर देखो ये 1 प्लस 2 आयोटा को मैं पहले बाहर कर देता हूं क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो 1 प्लस 2 आयोटा इंटीग्रेशन से बाहर 0 से 1 2x प्लस आयोटा 2x माइनस 3 प्लस 1 और बाहर बच गया हमारे पास। अच्छा यहाँ dz नहीं है, क्या है यहाँ पर dx है। चलिए ये dx, तो यहां पर बच गया मेरे पास dx। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, देखिए कितना आ जाएगा। डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1 प्लस 2 आयोटा, देखो 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, देखो ये आयोटा दोनों के साथ आएगा तो आयोटा 2x यानी कि आयोटा 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा x। 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर अपॉन 2, 3 का इंटीग्रेशन 3x और आयोटा दोनों के साथ में प्लस x। लिमिट हो गई 0 से लेकर के 1 तक, तो यहां पर अब मैं लिमिट को अप्लाई कर देता हूं, देखिए कितना आएगा। तो 1 प्लस 2 आयोटा बाहर है, यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपर लिमिट रखेंगे 1 तो ये 1 आएगा। यहां भी 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये आयोटा आएगा। यहां पर माइनस का 3 आयोटा और यहां पर प्लस का 1। तो देखो यहां 1 प्लस 1 हो गया 2 और ये 2 माइनस 2 आयोटा हो गया। तो 1 प्लस 2 आयोटा और 2 माइनस 2 आयोटा, ये हमारे पास यहां से आ जाएगा। अब इसके आगे देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे। हाँ देखिए 1 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 में, 2 माइनस 2 आयोटा, ये 4 आयोटा, 2 2 जा 4, ठीक है ना, 4 2 2 जा 4 आयोटा। और यहां पर 2 2 जा 4 हो जाएगा माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर, माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास बच रहा है, देखो कितना, जरा ध्यान से देखें एक बार। देखिए ये आ जाएगा मेरे पास 2, देखो यहां पर ये प्लस का 2 आयोटा, प्लस का, एक मिनट लिमिट हमारे पास यहां पर लिमिट, एक मिनट में लिमिट चेक कर लेता हूं, लिमिट शायद थोड़ा सा गलत। तो यहां पर लिमिट थोड़ा सा मैंने, देखो यहां लिमिट देखो जरा, यहां लिमिट हमारी 1 से 2 थी ना, x की जो लिमिट है वो 1 से 2 है। यहां पर मैंने बाय मिस्टेक 0 से 1 लिख दिया है, तो इसको थोड़ा चेंज करो, ठीक है ना। ये लिमिट जो है हमारी 1 से लेकर के 2 तक है। तो अगर देखो लिमिट 1 से 2 होगी तो इंटीग्रेशन तो यही रहेगा, बस लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट कितनी आएगी, देखिए 1 से लेकर के 2। चलिए अब यहां पर मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को अप्लाई करता हूं, देखिए कितना आएगा। 1 प्लस 2 आयोटा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो कितना आ रहा है। यहां पर x की जगह 2 आपको रखना है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहां 4 आएगा, यहां पर कितना आएगा प्लस 4 आयोटा, यहां पर कितना आएगा 2 3 जा 6 आयोटा माइनस में और प्लस में 2 माइनस लोअर लिमिट। अब मैं यहां पर माइनस लोअर लिमिट कर रहा हूं, जहां जहां एक्स है वहां 1 पुट करेंगे। तो देखो यहां पर आएगा 1, यहां पर आएगा 1 प्लस आयोटा, यहां पर आएगा माइनस का 3 आयोटा और यहां पर आ जाएगा प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 प्लस 2 आयोटा, देखो यहां पर 4 प्लस 2 ये 6 आ जाएगा। चलिए 4 प्लस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा प्लस 2 माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा एंड माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कितना आ रहा है। नेक्स्ट आगे लिखता हूं इसको, देखिए सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है, जरा ध्यान से देखें। 1 प्लस 2 आयोटा और दूसरे ब्रैकेट में देखो, यहां ध्यान से देखो, ये 4 प्लस 2 6 और माइनस 1 माइनस, यानी कि 4 प्लस 2 6 और माइनस 2, तो हमारे पास यहां पर 4 बचेगा। प्लस आयोटा वाली टर्म्स को ऐड करते हैं, देखो प्लस में 4 आयोटा और प्लस में 3 आयोटा 7 आयोटा और माइनस में भी 7 आयोटा यानी कि प्लस 0। तो मुझे 4 को इधर मल्टीप्लाई करना है, तो यह आ जाएगा 4 प्लस 8 आयोटा, यानी कि यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी होगा 8, 4 प्लस 8 आयोटा। दिस इज द फाइनल आंसर।
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आपके पास एक डीपीपी है। तो देखो आज जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें हमने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में पहला पार्ट हमने पढ़ा, दैट इज लाइन इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रेशन हम इसमें क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को पहले रियल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करना उसका पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, पूरे प्रोसीजर से आप उसको कन्वर्ट करेंगे। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है, देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन किए बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि क्वेश्चन की जो लेंथ है वो काफी बड़ी हो जा रही है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अब आगे अलग अलग मेथड्स होंगे, और जब हम मेथड का यूज करेंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत छोटे हो जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ यहाँ पर मेथड्स हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ये मैंने आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराए, जहां पर हमने क्या किया, किसी कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन किया। अभी हमने इंटीग्रेशन क्लोज पाथ के अलोंग नहीं किया है। क्लोज पाथ के अलोंग जो इंटीग्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्टूर इंटीग्रेशन, उसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो यहां पर एक डीपीपी है, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको कराया। जैसे कि पहला क्वेश्चन कॉन्जुगेट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, इसको हमें इंटीग्रेट करना है ना, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। बस अंतर इतना है कि वहां पर जेड इक्वल टू 0 से लेकर जेड इक्वल टू 3 तक था, यहाँ 2 तक है, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, यहां पर इसको इवेल्युएट करना अलोंग द पाथ, ये दोनों पाथ दे रखे हैं, ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है। एक बार इस पाथ के अलोंग करेंगे, एक बार इस पाथ के अलोंग करेंगे, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो ये डीपीपी के क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व करें। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ थोड़ा सा समझा कि एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होता क्या है। तो इस डीपीपी को अभी आप सॉल्व करें। ओके, थैंक यू सो मच।